हेलो एवरीवन, स्टडी विद एग्रीविल में आपका स्वागत है। मैं प्रीति अदाना और आज फिर से मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सीएसआई नेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बी सेक्शन में आते हैं उनको हम सीरीज उनकी सीरीज बना के लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर से आज जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज बनाई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है उसको बता रहा है। फर्स्ट है, वाटर हैज लो डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच स्ट्रेंथन आयनिक इंटरेक्शन। देखिए, लो डायो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो नहीं होता। वाटर के अंदर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है कि जो उसकी एक विशिष्ट उष्मा बोल दे या स्पेसिफिक एनर्जी बोल दे, वो क्या होती है, वो हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। ठीक है। तो हाई होती है। उससे क्या होता है कि नॉर्मली अगर लो होती, उसकी जो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर लो होती, तो हम ठंड अगर हम किसी कोल्ड प्लेस पे जाते तो एकदम से ठंडे हो जाते, हॉट पे जाते तो एकदम से गर्म हो जाते। ठीक है। ये वाटर की ही जो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको अगर मतलब उसकी खुद की स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा होती है कि उसको गर्म करने के लिए, हीट देने के लिए जो थर्मल हीट होती है वो ज्यादा देनी पड़ती है, थर्मल एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ती है। यही रीजन है कि जो नॉर्मली जो हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से बैलेंस्ड रहता है। अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ढलने में टाइम लगता है। ये वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से ही होती है। ठीक है। तो इसलिए होता है, जैसे वाटर समुद्र का जो पानी होता है उसमें भी टाइम लगता है। तो ये क्या होती है, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, वाटर अचीव इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री व्हेन इट्स फ्रोजन इनटू आइस। नहीं, ये भी गलत है। द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प्स बफर बायोलॉजिकल सिस्टम। जो वाटर है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि इसका खुद की जो मतलब हीट होती है, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है। इसको क्या बोलते हैं, बफर बायोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या हो करता है, अगेंस्ट रैपिड टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगी, क्योंकि हमें पता है वाटर के अंदर क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। जो हाइड्रोजन क्या होता है, वो क्या होता है, प्लस। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस। तो इसके इस इनके जो चार्ज है, जो इनके प्लस और माइनस चार्ज है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ी मतलब ये जो चार्ज है इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है कि इजिली जब इसको हीट दी जाती है तो ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो नॉर्मल इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 4+C होती है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो जिस टाइम पे ये फ्रीज हो जाता है, उसकी जो अगर हम जैसे कि हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लासिक रामचंद्रन प्लॉट विच टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। देखिए, रामचंद्रन जो प्लॉट है उसका उसके अकॉर्डिंग हम क्या पता लगाते हैं, हम जानते हैं जो प्रोटीन होती है उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू ये पता करते हैं कि उसकी जो 3D मॉडल में फोल्डिंग कैसे होती है। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, इसकी चैन की बनी होती है। तो अमीनो एसिड की जो चैन होती है उसके जो बीच के जो एंगल्स होते हैं, फाई साई, जो एंगल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, फाई और साई। ठीक है। जो एंगल्स होते हैं इनका, इन एंगल्स का पता लगाने के लिए हम रामचंद्रन प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्वाड्रेंट होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ठीक, ऐसे होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, 180 डिग्री प्लस, ठीक, और 180 माइनस। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साई प्लस, साई माइनस। ठीक, ये क्या होता है, जीरो। यहाँ पे भी जीरो होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, 5 माइनस और 5 क्या होता है, प्लस। इस क्वाड्रेंट जो होते हैं इनमें हम क्या चेक करते हैं, जैसे कि इसने पूछा है कि विच टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स पढ़ते हैं। ठीक, इसमें होते हैं 1 2 3 4। इसमें हम चेक करते हैं इसके थ्रू कि उसके स्ट्रक्चर में एंगल्स इसके थ्रू किस किस तरीके से वो फोल्ड हो रही है प्रोटीन, तो उसका हम पता कर लेते हैं। इसने पूछा है, अगर मैं ये होता है अपर, अपर हो गया लेफ्ट। ठीक, ये हो गया अपर
राइट, ये हो गया अपर, सॉरी, ये हो गया लोअर राइट। ठीक, ये हो गया अपर राइट, सॉरी, अपर, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अपर लेफ्ट है, ये लोअर लेफ्ट है। सॉरी, दोबारा इसको दोबारा से बना दी। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 180, ये प्लस है, ये 180 माइनस है, जीरो है, साई, ये हो गया प्लस, ये हो गया साई, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया फाइव माइनस फाइव प्लस, ठीक है। ये क्या हो गया अपर लेफ्ट, ठीक, ये हो गया लोअर लेफ्ट, ठीक, ये हो गया अपर राइट, ये हो गया लोअर राइट, ठीक है। तो जो इसका अपर लेफ्ट जो रीजन होता है, इसमें क्या होता है कि जो बीटा प्लेटेड सीट होती है, बीटा प्लेटेड सीट होती है पैरेलल और एंटी पैरेलल, वो दोनों ही मिलती हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, फाइव प्लस मिलता है, सॉरी साई प्लस मिलता है और फाइव माइनस मिलता है। किसमें मिलता है, जो अपर लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा उसमें मिलते हैं क्योंकि मोस्टली पार्ट मिलता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जो लोअर लेफ्ट रीजन होता है, इसमें अल्फा हेलिक्स मिलता है और इसमें फाइव और साई दोनों क्या मिलते हैं, निगेटिव मिलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अपर जो राइट रीजन होता है, जो अपर राइट रीजन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम अमाउंट में मिलता है, क्या मिलता है, अल्फा हेलिक्स का पार्ट मिलता है। और जो ये रहता है, जो लोअर राइट वाला रीजन रहता है, ये ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन अ क्लासिक रामचंद्रन प्लॉट विच टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा है, बीटा प्लेटेड सीट होती है, क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट बीटा शीट्स बोथ पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। अपर लेफ्ट पार्ट में क्या मिलता है, बीटा प्लेटेड सीट मिलती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस विद इन अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस, ठीक है। जो यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत डेंस कंडीशन में मिलता है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें पूछे इसका क्या ही फंक्शन है। फर्स्ट है सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइबोसोम आरएनए एंड राइबोसोम असेंबली। देखिए ये क्या करता है, जो आरएनए होता है, राइबोसोम आरएनए होता है, एक तो ये इसकी सिंथेसिस करता है, ठीक, आरएनए की क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस, समझिए मैं बोल रही हूँ सिंथेसिस। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो ये कहाँ पे चला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाता है। लेकिन अगर मैं आरएनए की सिंथेसिस की बात करूं, तो ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। और दूसरा क्या करता है, ये जो राइबोसोम की जो वो होती है, क्या नाम जी, जो इसकी सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है यूकैरियोट्स में, 40s, 40s और क्या होती है, 60s। आरआरएनए और जो आरआरएन जो राइबोसोम होती है, इसकी जो सब यूनिट होती है, इनको सब यूनिट को तो क्या करता है, असेंबल करता है, क्या करता है, असेंबल करता है, ठीक है। तो ये इसके दो फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, उसका जो न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, आरआरएनए की सिंथेसिस, और जो उसकी जो उसकी सब यूनिट्स है 40s और 60s, इनको क्या करता है, असेंबल करना होता है, सिंथेसिस। और अगर मैं बात करूं आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, राइबोसोम, उसका एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, एमआरएनए का, तो वो कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में जाके होता है, ठीक है। सॉरी, एमआरएनए की बात कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ए ही हमारा क्या है, करेक्ट है, सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम असेंबली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग वेसिकल ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग वेसिकल ट्रांसपोर्ट विच स्मॉल GTPase is responsible for identifying the correct target membrane and tethering of vesicle to it। ऐसी कौन सा इसके अंदर जीटीपेज होता है, जो कि किसी भी वेसिकल को उसके करेक्ट टारगेट स्थान प्लेस पे लेके जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है,
देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीएसआई नेट में आते हैं, बी सेक्शन में अलग अलग यूनिट से आते हैं, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो उसके साथ साथ ये देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। पता है ये क्या करता है, ये हेल्प ये करता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी आप बताइए कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आया। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, यूनिट वाइज बनाती हूँ, तो आप जिस टाइम पे क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये देखें कि जैसे मान लिया आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है, उसमें आप ये चेक करें कि ये क्वेश्चन आया है कौन सी यूनिट से आया। मैं एक चीज बताती हूँ, जिस टाइम पे हम लोग सीएसआई नेट की तैयारी करते थे, तो मतलब देखने को तो यूनिट्स बहुत सारी ऐसी होती है ना, कि कभी भी मैं एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, कभी भी हम सारे यूनिट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते थे, तो मतलब ये धीरे धीरे मैंने मेरे जो मेरा खुद की एनालिसिस थी, ये थी कि मैंने ये फिल्टर करना स्टार्ट किया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तो बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है यूट्यूब पे, सब कुछ मतलब इतना है, कुछ ही टाइम से ये सब कुछ हुआ है। तो हम लोग बुक से जैसा पढ़ते थे, मोस्टली मैंने बुक से ही पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि वो धीरे धीरे पता चलने लगा कि कौन सी यूनिट्स है, और वो ही आज यूनिट्स हैं जिनमें क्वेश्चंस लग रहे हैं। अभी भी मैं क्वेश्चंस अगर देख रही हूँ तो वो ही यूनिट्स हैं। तो इसने बहुत सारी हेल्प की, जब मैंने फिल्टर कर करके अलग लिखना स्टार्ट किया कि ये इस यूनिट से, ये इस यूनिट से है, और ऐसा ही होता है, ग्रेजुअली आते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉलेज तो बढ़ती है और हमारा इंटरेस्ट भी बहुत लगता है। ठीक है, तो पहला है रैन जीटीपेस, दूसरा है आरएबी जीटीपेस, तीसरा है रास जीटीपेस, फिर है आरएचओ रैबिट। देखिए जो ये होता है, बी जो ऑप्शन है रैप जीटीपेस, ये क्या होता है, सब एक तरीके से ये एक पोस्टल या मैं बोलूं कोरियर, उस तरीके से एज ए कोरियर या पोस्टल वर्क करता है। ये क्या करता है, ये सब ऑर्गेनल्स की रैप जीटीपेस अपनी अलग अलग होती है। मान लिया फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड फोर्थ फाइव होगी, ये अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो रैप जीटीपेस होता है, ये क्या करता है, जिस टाइम पे कोई भी वेसिकल बन रही होती है किसी ऑर्गेनल्स की, तो ये उस वेसिकल पे पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जब जब उसे अटैच होता है एक तरीके से, जैसे हम कोई पोस्ट, अब जब हम कहीं पे अपनी कोई पोस्ट भेजते हैं, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि हम उस पर एड्रेस लिखते हैं। अगर हम उस पर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो वो हमारी पोस्ट जहां हमें भेजनी है, टारगेट जो प्लेस है उस पर नहीं जाएगी। तो ये उसी का ही काम करता है, एज ए एड्रेस का काम करता है। तो जब ये जाता है, जाने के बाद में, तो जहां पे मेम्ब्रेन पे जाने के बाद में वहां क्या होता है, उस मेम्ब्रेन पे इसका एक पहले से इसका एक जैसे जैसे कोई सेल सिग्नल भेजती है उसका रिसेप्टर होता है, ऐसे इसका यहाँ पे स्नेयर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, स्नेयर। ठीक है, प्रेजेंट होती है, तो ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पे होता है, तो ये जो रैप जीटीपेस होता है इसको मेम्ब्रेन पे छोड़ देता है, और जब ये मेम्ब्रेन पे छोड़ जाता है तो आके स्नेयर प्रोटीन क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। अभी बात आती है वेसिकल की, जिस तरीके से हम पोस्ट को ही भेजते हैं, तो एक क्या होता है, एक लिफाफा होता है, उसके अंदर हम कुछ रख के भेजते हैं। ठीक है, कुछ भी होता है उसके अंदर, चाहे पेपर पे लिख के भेजें, कभी कभी गिफ्ट भेज देते हैं, उसके ऊपर बाहर एड्रेस होता है। बस ये समझिए जो वेसिकल होती है वो पोस्टल कार्ड है, और जो उसके अंदर कुछ प्रेजेंट रहता है, जैसे हम कुछ सेंड करते हैं, और एड्रेस का काम रैप प्रोटीन कर दिया। तो जब मेम्ब्रेन पे जाएगी, स्नेयर जो प्रोटीन होती है, ये इससे क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इसके अटैच होते ही वेसिकल के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है, वो जो मेम्ब्रेन होती है उस पर रिलीज हो जाता है, मतलब अपनी टारगेट पोजीशन पे जाके रिलीज हो जाता है। तो वो एज ए जो टारगेटिंग जो वर्क कर रहा है, वो कौन सा है हमारा, वो है रैप जीटीपेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, in eukaryotic transcription what is the specific role of the CTD, यानी कोई इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, देखिए यूकैरियोट हुआ, यूकैरियोट्स में हुआ, प्रोकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन, हम जानते हैं कि जो हम जिस टाइम पे प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में पढ़ते हैं तो सिंपली पढ़ते हैं, जिस टाइम पे हम यूकैरियोट में पढ़ते हैं तो वो ब्रॉड हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सीटीडी क्या है, उसका फॉस्फोराइलेशन क्या है, उसका जो आरएनए पॉलीमरेज का होता है। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, सब यूनिट्स होती हैं, तो उसकी जो बड़े वाली सब यूनिट होती है, कौन से वाली, जो उसकी बड़े वाली सब यूनिट होती है, ये उस पे प्रेजेंट होता है, कौन सा, सीटीडी कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, उस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो मैं बात करूं काइनेज होता है, कौन सा होता है, एफ सेकंड डी। ये क्या करता है, जो सीटीडी होता है, सीटीडी, इसकी जो सेरीन, जो इसकी पार्ट में जो सेरीन होता है, उसको क्या करता है, फोस्फोराइलेटेड कर देता है। जब उसको फोस्फोराइलेटेड करता है, आप हम जानते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, या तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो या तो फोस्फेट ग्रुप लगाते हैं एक्टिव करने के लिए, उसको हटाते हैं इनएक्टिव करने के लिए। तो जब इस पे फोस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है सीटीडी पे, तो क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है,
जो इनिशिएशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो इनिशिएशन स्टार्ट होगा, इसी से कैपिंग होगी, आगे जाके इसी से स्प्लाइसिंग होगी, इसी से पॉलीएडिनाइलेशन होगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वो क्या है, ये क्या काम करता है, इट मार्क्स द एंजाइम फॉर प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, नहीं, इट ट्रिगर ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेशन एडेनाइलेशन, नहीं, ये इसका टर्मिनेशन नहीं करता है, तो आगे जाके सारी चीजें कैपिंग स्प्लाइसिंग करता है। इट अलाउस द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन टू इलोंगेशन एंड रिक्रूट आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर वेरी, बिल्कुल यही इसका सही है, यही सारे इसके आगे जाके वर्क होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट होता है। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज, small non-coding RNAs is processed by the dicer enzyme and leads to the degradation of target mRNA via the risk complex with perfect complementary, ठीक है। देखिए, हम जब एस आई जब बात चल रही है नॉन कोडिंग आरएनएस की बात चल रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, एस आई आरएनए में, और आरएनएस की बात ही नहीं कर रही हूँ, एस आई आरएनए, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, स्मॉल स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, देखिए बॉडी के अंदर एक हम पढ़ते हैं अपोप्टोसिस, ठीक है, एक हम पढ़ते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जिस टाइम पे रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बन जाती है, ठीक। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जब पता चलता है कि जो कोई एमआरएनए बन गया है, एमआरएनए बन जाता है, हमारे जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, उसी से तो आगे जाके इन्फॉर्मेशन, जो उसी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आगे जाके प्रोटीन बनती है। तो सेल के अंदर मतलब एक अलग ही, हमारी बॉडी के अंदर ऊपर वाले ने एक अलग ही फंक्शन बताया है कि हर तरह की सेल्स होती हैं, कि वो भी ऐसी भी रिकॉग्नाइज करने वाली होती है कि जो अफेक्टेड है, ये जो एमआरएनए है। तो जब सेल को पता चल जाता है कि जो एमआरएनए है ये अफेक्टेड है, और जब एमआरएनए अफेक्टेड है, तो इससे आगे बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी अफेक्टेड होगी, तो वो कोशिश करता है उसको वहां से भी रोकने की, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लिया कि कोई आरएनए है, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, एमआरएनए की लेंथ बहुत बड़ी है, तो उससे क्या होता है कि उसको कट करने के लिए क्या आता है, डाइसर एंजाइम आता है। क्या आता है, डाइसर, डाइसर एंजाइम आता है। ये क्या करता है, उस एमआरएनए की जो वो लेंथ बनी है, उसको क्या कर देता है, उसको कट कर देता है, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके वे ही जो उसके जो पार्ट्स होते हैं वही सब मिलकर क्या बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्मॉल उसमें एस आई आर एन ए, ठीक है ना, आरएनए बना देते हैं। अब ये जो एस आई आर एन ए होता है, ये क्या करता है, ये एस आई आर एन ए आगे चलकर ये क्या करता है, कास्पेज 9, प्रोकास्पेज, प्रोकास्पेज 9 के साथ मिल जाता है, और ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिससे क्या होता है कि टारगेट पे जाकर, जहां पे क्या होता है, जहां पे वो मतलब आगे का जो जो कुछ भी फंक्शन ऑफ करना है, वहां जाके आगे का कास्पेज स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री जो रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो है एस आई आर एन ए। इनके साथ एक और ऐड होता है, वो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, प्रो कास्पेज 9 होता है, एक और होता है, तो इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये सारा ये कॉम्प्लेक्स होता है, इस ये आगे का था, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, एस आई आर एन ए ही होता है, जो एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिस्क उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपोप्टोसिस, या इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, कैन बी ट्रिगर्ड वाया द intrinsic pathway which mitochondrial protein is released into the cytosol to form the apoptosome complex। देखिए क्या होता है कि जो जिस टाइम पे क्या होता है, जो सेल को पता चलता है कि उस सेल, किसी सेल की क्या होती है, बॉडी को पता चलता है कि सेल की अपोप्टोसिस करनी है, तो वो कुछ ऐसा इंट्रिंसिक अंदर से ऐसे क्या सिग्नल मिलते हैं, जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया से कोई प्रोटीन क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जिस टाइम पे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक और बैक्स, ठीक है, ये दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे इनको सिग्नल मिलता है, ये क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की, उसमें पोर बना देते हैं। जब उसके अंदर पोर बना देते हैं, तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है, ये बाहर चला जाता है,
साइटोक्रोम सी जैसे ही बाहर चला जाता है, ये क्या काम करता है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस के साथ में ऐड होने के बाद में आगे का जो अपोप्टोसिस का जो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं, अपोप्टोसोम बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उससे क्या होता है कि आगे जो अपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, करेक्ट होता है, साइटोक्रोम सी। ठीक है। द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसीएम component that act as a major adhesive glycoprotein helping cells bind to the ECM via integrin receptor। इंटीग्रिन रिसेप्टर। ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मैट्रिक्स होता है, ईसीएम कंपोनेंट क्या हो, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक जो मेजर एडेसिव है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो सेल को क्या करता है, ईसीएम से अटैच करने का काम करता है। तो देखिए, जो कोलाजन होता है, कोलाजन का काम क्या होता है, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्रेशन की, ठीक है, तो एक इम्यूनिटी जो पार्ट होता है प्ले करता है। ठीक। और जो हाइलोरोनिक जो एक एसिड होता है, ये क्या करता है, उसको सेल को हाइड्रेटेड रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक। तो फाइब्रोनेक्टिन जो होता है, फाइब्रोनेक्टिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायमेरिक होता है। ठीक है। यही क्या करता है, ये सेल को ईसीएम से एक को अटैच होने में, अडेशन सेल अटैच होने में क्या करता है, प्ले रोल करता है, मतलब रोल प्ले करता है। दूसरी चीज क्या करता है, माइग्रेट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर विच मेटेरियल इफेक्ट जीन, in Drosophila melanogaster which maternal effect gene morphogen forms a concentration gradient that specifies the anterior यानी के हेड और थोरेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो। देखिए, जिस टाइम पे ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट होता है, तो जो उसकी फीमेल होती है, फीमेल का जो एग होता है, ठीक है, उसमें पहले से ही कुछ जीन प्रेजेंट रहती है। वो जीन कौन कौन सी होती है, वो जीन होती है नैनोज, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, बाइकोड। ठीक है, बाइकोड, बाइकोइड। ठीक, ये दो प्रेजेंट होती हैं। तो जब जिस आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन, ये क्या करती है, जो जो बाइकोड होती है, ये एग के किस पे प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, कौन सी, बाइकोइड। ठीक। और जो नैनोज होती है, नैनोज, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। तो जो बाइकोड होती है, इसका जो इसकी जो अमाउंट होती है, इसकी सबसे जो एंटीरियर पार्ट होता है, इस पे हाई होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। ठीक। और जो इस मीडियम में, तो वहां पे कहाँ होती है, मीडियम में होती है, मिडिल में होती है इसकी मॉडरेट। ठीक है। और अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर पे, तो पोस्टीरियर भी समझो कि प्रेजेंट ही नहीं होती, बहुत लोएस्ट होती है। ऐसे ही नैनोस, नैनोस पोस्टीरियर पार्ट पे कितनी होगी, मैक्सिमम, कितनी होगी, मैक्सिमम। ठीक है। और मिडिल पार्ट में कितनी होगी, मॉडरेट होगी, मॉडरेट। ठीक है। और अगर बात करूं मैं इसकी एंटीरियर पार्ट पे, तो एंटीरियर पार्ट पे कैसी होगी, एंटीरियर पार्ट पे ये बहुत ही लोएस्ट होगी, ये समझ लो फंक्शन ही नहीं करेगी। तो बाइकॉइड क्या बनाती है, बाइकॉइड बनाती है हेड, एंटीरियर पार्ट पे क्या बनाती है, हेड। और जो इसका जो मिडिल पार्ट होता है वहां बनाती है थोरेक्स, बाइकॉइड थोरेक्स। ठीक। नैनोस क्या करती है, क्योंकि नैनोस कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर पार्ट पे होती है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट पे क्या बनाती है, इसकी abdomen बनाती है, क्या बनाती है, abdomen बनाती है। ठीक। और क्या बनाती है, मेटेरियल कुछ जीन होती है, उनको बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा ग्रेडियंट जो मेटेरियल जो जीन होती है, जो हेड और थोरेक्स बनाती है। हेड थोरेक्स कौन बनाएगी, जो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगी। एंटीरियर पार्ट पे कौन सी प्रेजेंट है, बाइकॉइड जीन प्रेजेंट है। ठीक है। तो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। अगर ये पूछता कि अब्डोमेन कौन सा वाले वो बनाती है, तो वो नैनोज बनाती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए, ड्रोसोफिला हुआ, अगर मैं बात करूं, ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस, फ्रॉग, ये और सी एलिगेंस, इनसे क्वेश्चंस बहुत लगते हैं, एम्फीबियन से, इन सबसे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंस ऑफ वन एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंटल फेट ऑफ एन एडजेंट टिश्यू इज कॉल्ड। देखिए, ये क्वेश्चन कल भी हमने पढ़ा था, इसमें मैं जब हमने उसका ऑर्गेनाइजर का पढ़ा था। ठीक है।
तो क्या होता है कि जिस टाइम पे जैसे हम उस जैसे स्पीमैन थे, उन्होंने लिजर्ड पे किया था, उनके डेवलपमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया था। कि इसमें भी क्या है कि जब कोई एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है, इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। देखिए जिस टाइम पे ब्लास्टुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जो एम्ब्रियो होता है, उसकी जो सारी सेल्स होती है वो सब सेम होती हैं। सारी सेल्स क्या होती हैं? वो सेम होती है। लेकिन उनमें से कुछ सेल्स क्या करने लगती हैं? उनमें से कुछ सेल्स बॉस बन जाती हैं। बॉस बोले तो वो लीड करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करती हैं? जैसे हमने कल पढ़ा था एक हमने फ्रोग के अंदर पढ़ा था न्यूसेंट, एक सेंटर पढ़ा था। उसमें भी क्या थी कि वो जब उस टाइम पे वो डेवलप हो जाता, पोर ब्लास्टोलिप जो होता है ना, एम्फीबियन में हम पढ़ते हैं, ब्लास्टोलिप, ब्लास्टोपोर का जो लिप होता है, उसमें उससे क्या होता है कि वो आसपास के सेल्स को सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है, उनको डेवलपमेंट के लिए उनको गाइड करता है कि उन्हें क्या बनना है आगे। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे क्या होता है, एम्ब्रियो में भी क्या होता है कि जब बन जाता है, उसके बाद में जो कुछ सेल्स होती हैं, वो इंड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। वो क्या करती हैं? अपने आसपास के सेल्स को सिग्नल भेजती हैं। उनको सिग्नल भेजती है, उनको आगे जाके उस वो सेल क्या बनाएंगी, क्या डेवलप करेंगी, उसके लिए इंड्यूस करने लगती हैं, उसके लिए गाइड करती हैं। वो क्या करती हैं? गाइड करती हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, हमने फ्रॉग में पढ़ा था। ठीक है, उसमें पढ़ा था हमने कि न्यूसेंट एक सेंटर होता है, उसके बाद स्पीमैन ऑर्गेनाइजर एक बन जाता है। ठीक, तो उससे ऐसे ही एक एग्जांपल हो गया। दूसरा होता है आई के लेंस के बारे में। जिस टाइम पे जो ब्रेन की सेल्स होती है, उनका डेवलपमेंट, जो ब्रेन है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो उसके आगे के ऊपर की स्किन की जो कुछ सेल्स होती है उभरी हुई, ठीक है, तो वो क्या करती है, हेड का जो सेल्स होती है, उनको क्या देना स्टार्ट कर देती है? सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। तो वो जाके क्या बनाते हैं? वो लेंस बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बोलते हैं। जब कुछ ऐसी सेल इंड्यूस करती है, एज इंडक्शन वर्क करती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ट्रिपल रेस्पॉन्स? ट्रिपल रेस्पॉन्स इन सीड, ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या हो गया? सीडलिंग हो गया, एसेलरेटिंग हो गया, फ्रूट राइपिंग हो गया, एंड रेगुलेटिंग लीफ सेंसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये तीन हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया, जिबरेलिन हार्मोन हो गया, रेसिनो स्टेरॉइड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसका काम क्या होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है ये स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक, ये क्या करता है, जो प्लांट होता है उसको ठंडे में बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या काम है इसका? जैसे पानी की कमी आ जाए, सीड डोरमेंसी का काम ये इस यही करता है। ठीक, लेकिन इथाइलिन होता है, ये तीनों काम करता है। क्या काम करता है? सीडलिंग का करता है, फ्रूट राइपिंग का भी करता है। एक तरीके से जो नई पत्तियां जो होती है, पत्तियां उनको गिर जाती है नई पत्तियां आने के लिए भी। ठीक है, और जो जिब्रेलिन हार्मोन है, ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तीनों रोल प्ले करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन इस काम को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग डार्क अडेप्टेशन और एट नाइट द Calvin cycle enzymes in C3 plant are inactivated. Which system controls this light dependent activation deactivation mechanism? ठीक है, देखो क्या होता है कि जिस टाइम पे जो मतलब कैल्विन साइकिल होती है, जो मतलब कैल्विन साइकिल का एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, ये कौन इसको रेगुलेट करता है? देखिए, जब सिंपली जब दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे ही लाइट किस पे आती है? लीफ पे आती है। ठीक है, तो जैसे ही प्लांट की जो लीफ पे लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं? ऊपर की तरफ हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? फेरेडॉक्सिन के। किसके? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? वो दे देता है थायोरेडक्सन, रेडॉक्सिन। ठीक, तो जब फेरेडॉक्सिन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, वो थायोरेडक्सन को दे देता है, तो वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस रिड्यूस का मतलब वो मतलब एक्टिव हो जाता है। तो जब वो एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या करता है कि जो कैल्विन साइकिल में जो मतलब कैल्विन साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या कर देता है? उनका जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है, उनको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। उनके डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और जब उनको बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो वो एनर्जी शुगर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है नॉर्मली दिन में। जब रात होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो रही नहीं होती है, तो ये क्या करता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास जाएंगे, ना ही वो इसके पास, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो ना ही उनका जो एंजाइम होंगे, उनका डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, और ना ही शुगर बनेगी। और ये सही भी है, क्योंकि
जो शुगर का यूज, जो मतलब एनर्जी का जो यूज हो वो सही जगह हो, इसलिए ये साइकिल भी सही है। तो वो कौन रोल प्ले करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, फेराडॉक्सिन और थायोरेडक्शन सिस्टम जो वर्क करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कार्डियक साइकिल द टर्म्स आइसो वॉल्यूमेट्रिक और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन रेफर्स टू द फेज वेयर ए है वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल फोर हार्ट वॉल्स आर क्लोज सो ब्लड वॉल्यूम इनसाइड डज नॉट चेंज। बिल्कुल सही है। जिस टाइम पे वेंट्रिकल है वो कैसा हो जाती है? वो एक तरीके से कॉन्ट्रेक्शन में आ जाती है। वो मतलब कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ जाती है। जो हार्ट के जो नीचे की जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ जाती है। तो उससे क्या हो जाती है? जो चारों जो फोर वॉल्व है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है। तो ब्लड अंदर का अंदर रह जाता है, वो बाहर नहीं जाता। ये भी जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो बंद हो जाती, वॉल्व होती है वो बंद हो जाती है, ब्लड अंदर का अंदर रह जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता। तो उससे क्या हो जाती है कि जो जो चारों जो वॉल्व है वो बंद हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ सेल इज द स्टोमक म्यूकोसा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हम बोल सकते हैं HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, देखिए हमारे जब स्टमक हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ सेल्स पढ़ते हैं, जैसे चिप सेल्स हुई, फेराइटल सेल्स हुई, जी सेल्स हुई, ये म्यूकस नेक सेल अलग हो गई। ठीक है, तो उसमें जो चिप सेल्स होती हैं, चिप सेल्स क्या करती हैं? ये चिप सेल होती है एक तरीके से जो बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक, और जो पेराइटल सेल होती हैं, पेराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक सेल क्या बनाती है? पेराइटल सेल्स बनाती है HCl। क्या बनाती है? HCl। HCl क्या करता है? ये जो पेप्सिनोजन होता है उसको क्या करता है? ये एक्टिव करता है। ठीक, और जो हाँ इंट्रिंसिक जो जो B12 जो प्रोटीन होती है उसको क्या करता है? ये अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो जी सेल्स होती है हमारी, ये क्या करती है? पेप्सिनोजन बनाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ बैक्टीरियल जेनेटिक क्रॉस एन HFR strain is conjugated with an F strain, which of the following outcome is typically observed after completion of a normal conjugation session। देखिए जो F होता है, अगर मैं बात करूं जिस टाइम पे जो कॉन्जुगेशन करा जाता है, जो F होता है ये किसमें प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है। तो जब इसका कॉन्जुगेशन जो एफ इंटीग्रेटेड जो बैक्टीरिया होता है उसका जब जो कॉन्जुगेशन है वो किससे कराया जाता है? HFR से कराया जाता है। तो इनका जो DNA है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, उसको ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही जो उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। ठीक, क्या होता है जब उसको टाइम लग जाता है तो बीच में ही क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो उससे क्या पहुंच पाता है? कुछ ही पार्ट पहुंच पाता है। रेसिपिएंट जो मतलब डोनर था वो कुछ ही पार्ट पहुंच जाता है, उसको F- बोल देते हैं। ठीक, लेकिन वो उसी से ही क्या कर लेता है? उसी से ही अपना काम चला लेता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, द रेसिपिएंट ऑलवेज बिकम्स एन HFR strain, the F recipient remains F but receive some chromosomal DNA fragment from the HFR donor। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होता है? करेक्ट होता है। तो जो आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उन क्वेश्चंस को डीप से समझा पाऊं, जिससे कि आपके उसके साथ साथ में और भी जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। ठीक है, तो फिर आज मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ में। आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी सीरीज मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बनवानी है, तो आप उसको हम कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और थैंक यू।